Afternoon, everyone. So this is our first Good afternoon, sir. yeah. I am here for software engineering. That's our subject. और नोट्स जो है मैंने ऑलरेडी टीम पे जाके आप फाइल्स में जाओगे, फाइल्स में क्लास मटेरियल वाले फोल्डर में नोट्स ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो आज से जो भी हम लोग नोट्स डिस्कस करने वाले हैं वो सेम थिंग इज़ प्रोवाइडेड देयर ऑलरेडी। सारे यूनिट्स के कंप्लीट एसई के नोट्स वहाँ पे ऐड हो गए। नेक्स्ट थिंग इज़ वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि ये पूरा सेमेस्टर हम लोगों का ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सो जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक ठीक है। इट माइट सरप्राइज यू कि आपका लास्ट में MCQs के जगह पे थियरी एग्जाम हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो मेक श्योर फॉर दिस सेमेस्टर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर थियरी रिटर्न एग्जाम एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। दोनों पॉसिबल है। मैंने आपको जो नोट्स दिया है उसमें आपको थियरी एग्ज़ाम के लिए भी मटेरियल मिलेगा और MCQs के लिए भी आपको डायरेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रीड एसई सब्जेक्ट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज़ यू ऑल नो कि ये जो भी लेक्चर्स है ये मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालता हूँ। सो यू वांट एज एंड व्हेन यू वांट यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो थ्रू दैट लेक्चर। यहाँ पे हम लोगों का जो कंप्लीट लेक्चर है उसमें जो हम लोग ब्रेक अगर बीच में लेते हैं या जो भी कुछ है वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपके लेक्चर्स थोड़े बड़े रहेंगे। यूट्यूब पे मैं जो पोस्ट करता हूँ और टू द पॉइंट जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं वही आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिलेगा। सो यू कैन डायरेक्टली रिविजिट दोज लेक्चर्स। और हम लोग के यूनिवर्सिटी के SY के यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं वो भी मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। सो आपको कैसे क्वेश्चंस थियरी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। और MCQs का तो आपको आइडिया है ही। तो आप नोट्स जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें से जो डेफिनेशंस पॉइंट्स मिलेंगे वो तो आपको सेम वे में ही पढ़ना। ओके, सो विल स्टार्ट विथ आवर सब्जेक्ट। सो दिस इज़ आवर सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सेम नोट्स आपको ग्रुप में ऑलरेडी मिल गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट 3 यूनिट्स के ये नोट्स है। 4 और 5 के मैंने अलग अलग छोटे छोटे नोट्स डाले हैं, उसको मुझे कंबाइन करने का टाइम नहीं मिला है। तो जब मैंने बनाए थे वो यही पैटर्न में बनाए थे। सो ये आपका सिलेबस है स्टार्टिंग में इंडेक्स में। जैसा हम लोगों को यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइडेड है वो सेम सीक्वेंस में आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे अभी हम लोग जो हम लोग का फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करने के पहले विल जस्ट टॉक समथिंग, वी कैन जस्ट डिस्कस फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एज यू कैन सी कि अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो यहाँ पे कंसेप्ट बताए हुए हैं वो अगर प्रॉपर फॉलो नहीं करता है सो प्रॉब्लम क्या हो सकता है एंड वाई दिस सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग TY में एक SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कंपलसरी आपको पढ़ना ही है बिकॉज वो प्रोजेक्ट के साथ में लिंक्ड है आपका। तो SPM का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें आपको अपना TY का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है इन सेम 5 एंड इन सेम 6 बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना रहता है। अब वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो आप बनाएंगे इन सेम 5 और उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो डायग्राम्स रहते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक्सटर्नल आके आपको जो क्वेश्चंस करते हैं वो उसी के ऊपर करते हैं बिकॉज बाकी का तो खाली थियरी आप कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, लेकिन मेन जो सबसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसमें जो रहते हैं दोज आर द डायग्राम्स। सो मेनली अगर आपको प्रोजेक्ट में अगर हम लोग डायग्राम्स कैसे ऐड करते हैं, कौन से डायग्राम्स ऐड करेंगे और वो टेक्निकली कैसे होंगे और जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको आपको डिवाइड कैसे करना है, मतलब ये सारे बेसिक चीज़ें जो है वो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम लोगों का SC में जो 5 यूनिट्स जो है और SPM में 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे यूनिट्स आपके वहाँ पे आएंगे। सो इन शॉर्ट अगर आपको SC का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो SPM समझने में डिफ़िकल्टी होगा। तो वहाँ पे हम लोग अगर कोई टॉपिक्स अगर डिस्कस कर रहे हैं सो व्हाट इज़ द रेफरेंस वाई वी आर डिस्कसिंग दोज टॉपिक्स देयर, वो नहीं समझेगा। सो ये वाला सब्जेक्ट डायरेक्टली TY में SPM से लिंक करता है और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग SC में पढ़ेंगे वो वापस वहाँ पे रिपीट भी होता है। लाइक यहाँ पे हम लोग जो सर्टन SDLC मॉडल्स पढ़ेंगे वो सेम वहाँ पे आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेम 4 एंड सेम 5, इसमें सेम 4 में SC पढ़ते हैं, सेम 5 में SPM पढ़ते हैं। ये दोनों का कंबाइन आपको सेम 6 में ITSM एंड SQL सब्जेक्ट आता है, वहाँ पे आता है।
सो मेनली ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सेम आपको फाइनल ईयर में बहुत प्रॉपरली रीयूज़ होने वाले हैं कंसेप्ट्स। और अगर आप अभी से अगर अपने को एक टीवाई के टॉपिक अगर किसी ने अगर सोचा है उसके ऊपर अगर वो वर्क कर रहे हैं, तो अभी आपके जो प्रैक्टिकल आपको जो प्रोफेसर सिखा रहे हैं उनके पास से आप हेल्प ले सकते हो स्पेसिफिक डायग्राम्स बनाने के लिए। तो आपको फाइनल ईयर में वो डायग्राम्स जो है, अगर आपको प्रॉपर हेल्प नहीं मिलता है तो अभी से आपके वो डायग्राम्स एटलीस्ट रेडी हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर में आपको डिवीजन कैसे करना रहता है मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, वो अभी हम लोग ये सब्जेक्ट में पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। और इसके साथ रिक्वायरमेंट, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो भी कुछ है वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। एक कॉमन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको कॉमन डायग्राम कोई भी अगर एक कॉमन डायग्राम जो आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए वो एक कॉमन डायग्राम आपको हेल्पफुल होगा, वो सेम मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सो नाउ विल स्टार्ट विथ सम बेसिक कंसेप्ट्स कि ये सब्जेक्ट का ज़रूरत क्यों है। सब्जेक्ट का थियरी इसके आगे है, वो मैं आपको बताऊँगा। बट फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे सम कॉमन इश्यूज़ क्या है। फाइनल सॉफ्टवेयर डजंट फुलफिल नीड्स ऑफ द कस्टमर, ये मेन प्रॉब्लम होता है मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो, कि कस्टमर बोलता कुछ है, हम लोग समझते कुछ है, डिज़ाइन कुछ और होता है, डेवलप कुछ और होता है, और फाइनली आउटपुट कुछ और ही मिलता है, और चार्जेस कस्टमर को जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो मेनली आपको बोला क्या है एक तो सबसे पहले तो जो सॉफ्टवेयर बना है वो कस्टमर के सारे नीड्स फुलफिल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, हार्ड टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव, मतलब इफ़ यू वांट टू ऐड सम फंक्शनलिटीज़ वंस वी आर डन विद द सॉफ्टवेयर। सो आप टीवाई में जब अगर अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब अगर हम लोग 8-10 कोड एक साथ जब एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद जब आप एक कोड में कहीं पे एक फाइल में अगर चेंजेस करते हैं ना, उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट आपको बाकी के प्रोजेक्ट में पता चलता है। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग ने जो सॉफ्टवेयर बनाया ना, इट इज़ हार्ड टू एक्सटेंड और इम्प्रूव इट, बिकॉज एक चेंज एक प्लेस पे कोड में किया हुआ चेंज जो है वो आपको कहीं पे दूसरी जगह पे अपोजिट वे में रिफ्लेक्ट करेगा। सेम वे कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं बना है, तो आपने कौन से मॉड्यूल डिवीजन किए, क्या टेस्टिंग किया आपने, उसका पर्पस क्या है, कोई एरर अगर आया था तो वो टाइम पे आपने सॉल्व कैसे किया था, या कोई एक डिफेक्ट्स या बग आपने अगर पोस्टपोन किया था बाद में तो वो कौन से टाइप का था, वो टेक्निकल डिज़ाइंस क्लियर नहीं है। तो उसकी वजह से अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, लाइक आपने 2-3 साल वहाँ पे काम किया, वो टाइम पे आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, आपके छोड़ने के बाद में कोई दूसरे लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, और वो टाइम पे अगर वो प्रोजेक्ट में वापस अगर क्लाइंट बोलता है कि वो प्रोजेक्ट उसको एक्सटेंड करना है, तो आपके यहाँ पे अभी आपके प्लेस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो आपने बनाया हुआ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट देख के उसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आपने अगर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर नहीं बनाया तो उनको पूरा प्रोजेक्ट का प्रॉपर आइडिया ही नहीं आएगा। मतलब उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वो प्रोजेक्ट पहले तो समझने के लिए कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने बनाया था उन्होंने वो प्रोजेक्ट में क्या किया था। देन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एरर्स हो सकता है। अब बहुत बार ये क्या होता है, एक तो आपका सॉफ्टवेयर हार्ड टू यूज़ है, मतलब ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, और एरर्स बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि स्टैंडर्ड ISO स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं, ISO सर्टिफिकेशंस मिलते हैं सॉफ्टवेयर्स के साथ में, और वो ISO सर्टिफिकेशंस आपको तभी मिलते हैं जब आपने एक स्टैंडर्ड वे में अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, टेस्ट किया है। सो अगर आपने वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड रूल्स अगर फॉलो किए हैं ना, तो आपके सॉफ्टवेयर एक तो पहले तो बहुत यूज़र फ्रेंडली बनेगा, फ्यूचर में जो एरर्स जो आ रहे हैं या बग्स जो आ रहे हैं वो बहुत लिमिटेड रहेंगे, बराबर है। एंड नेक्स्ट थिंग, बहुत बार ये होता है कि क्लाइंट के साइड से रिक्वायरमेंट जो दिया गया है वो बहुत ज़्यादा है, एंड उसका जो बजट है, दैट बजट डज नॉट मैच विद द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट साइड। सो उसमें भी कहीं ना कहीं मिसमैच होने की वजह से भी आपके प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होता है, या फिर आपने स्टार्टिंग में समझा था कि जो प्रोजेक्ट कोई अगर हम लोग बना रहे हैं और वो टाइम पे आप उसका कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो जज नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन आस्क यू टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर ATM,
अब आप अगर सिंपली अगर देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ओके एटीएम के लिए आपको बनाना है तो एक तो जैसे ही कार्ड स्वाइप करेंगे पिन पूछेगा, पिन पूछने के बाद में अकाउंट बैलेंस वेरीफाई होगा और उसके बाद वो जितना पैसा बोलेगा वो आपको विड्रॉ करके दे देना है। नाउ यहाँ पे मेन आपका लॉजिक जो है वो यहाँ पे काम में आएगा। In different ATMs, we have different matlab in all the ATMs, we basically refill those ATMs with different denomination of notes. So 100, 200, 500, 2000. अब इट माइट पॉसिबल कि कोई वहाँ पे 5000 विड्रॉ करने आया है, कोई 1000 विड्रॉ करने आया है, कोई 1100 विड्रॉ करेगा, कोई 1900 विड्रॉ करेगा, कोई 200, कोई 100 भी विड्रॉ कर सकता है, कोई 50,000 भी विड्रॉ कर सकता है। सो अलग अलग अमाउंट ऑफ विड्रॉवल आपके पास आ सकता है रिक्वेस्ट, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एटीएम के पास अलग अलग डिनोमिनेशन के कितने नोट्स बचे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई 10,000 विड्रॉ करने आया है, मेरे पास 2000 का एक नोट बचा है, एक 200 का बचा है और बाकी सारे सपोज दो नोट 500 के और बाकी सारे 100 के। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ द एटीएम इज गोइंग टू कैलकुलेट कि कितना एग्जैक्ट नोट्स, कौन से नोट्स कितने आपको विड्रॉ करके देने हैं, राइट। और देर आर फ्यू ATMs who also provides an option for users कि आपको कौन से डिनोमिनेशन के कितने नोट्स रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे अब सपोज कि अगर ATM के पास 2000 के ही नोट्स बचे हैं सिर्फ, और अगर कोई क्लाइंट अगर 5000 विड्रॉ करने आ रहा है, सो वो टाइम पे ATM शुड नॉट रिजेक्ट दैट ट्रांजेक्शन, इट शुड प्रोवाइड एन ऑप्शन टू अ कस्टमर दैट यू कैन विड्रॉ मनी इन मल्टीपल ऑफ 2000 ओनली। सो कस्टमर को पता चलेगा कि खाली 2000 के नोट्स हैं। सो दिस इज समथिंग कि जहाँ पे अब आप नॉर्मल कितने लूप लिखोगे ऐसे विड्रॉवल के लिए। सो वो टाइम पे आपको आप जो सिस्टम डेवलप कर रहे हो उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मल जो हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, दोज आर डम सॉफ्टवेयर। आप जितने लॉजिक लिखेंगे, आप जितने कंडीशन लिखेंगे, उतने ही लॉजिक या उतने ही कंडीशन के ऊपर वो सॉफ्टवेयर काम करेंगे। उनको अगर खुद से कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन वो खुद से नहीं ले सकते। सो मतलब आपको अपने सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना है, और वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के लिए जो आपका वे ऑफ डेवलपमेंट, जो कोडिंग लैंग्वेज होगा, वो भी कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, बराबर है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग को फोकस करना रहता है। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल वे में वही डायग्राम दिया हुआ है। लाइक सपोज क्लाइंट साइड से कुछ एक्सप्लेनेशन किया गया, मतलब क्लाइंट ने एक्सप्लेन किया कि उसको कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो टेक्निकल पर्सन है, तो क्लाइंट जो है वो टेक्निकल नहीं है, तो क्लाइंट ने कुछ चीज़ें जो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। जो आपका प्रोजेक्ट लीडर है वो टेक्निकली जब उसको इंटरप्रेट कर रहा है तो उसका मतलब अलग हो गया। ये सेम रिक्वायरमेंट जब आगे गया तो एनालिस्ट ने उसको कोई अलग वे में डिज़ाइन किया। अब ये डिज़ाइन जो है वो सपोज अगर प्रॉपर नहीं थे तो उसके बेस के ऊपर डेवलपर ने जब डेवलप किया तो उसमें आउटपुट कुछ और हो गया। अब उसके बेस के ऊपर बिजनेस कंसल्टेंट जब आपको एक्सप्लेन कर रहा है तो आपको वो अलग ही कुछ बता रहा है कि हाँ ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा प्रोजेक्ट का। जब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया तो आपका डॉक्यूमेंटेशन इतना बैड है कि आपने कुछ तो किया है और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को आपने उसके हिसाब से अपडेट ही नहीं किया। सो अगर फ्यूचर में अगर वो सेम प्रोजेक्ट पे अगर किसी को वापस रिवर्क करना है, उसको और अगर बेटर या मॉडिफाई करना है, तो वो कोई कर ही नहीं सकता। जब अगर आपने ये क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल किया तो क्लाइंट को इतना ही। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब अगर हम लोग उसको फाइनली कस्टमर को बिल चार्ज कर रहे हैं तो बिल जो है आपने बहुत हाई चार्ज किया कंपेयर टू व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड। सपोर्ट अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और फाइनली जो सॉफ्टवेयर कस्टमर को मिला वो कुछ ऐसा है। सो दैट मीन्स देर आर सो मैनी मिसकम्युनिकेशन, देर आर सो मैनी some misunderstanding between the requirement which is provided from the client side, then the way the technical person analyze those requirements, and उसके बाद में वो analyze requirements के बेस के ऊपर feasibility study हुआ नहीं पता हम लोगों को, डिज़ाइन कौन से वे में हुआ वो नहीं पता है। सो बहुत सारे गैप्स रह गए, और उसकी वजह से कस्टमर रिक्वायरमेंट और फाइनल जो उसको सॉफ्टवेयर मिला है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। गेटिंग। सो कंक्लूजन में क्या बोला, इट इज़ नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट, यू मस्ट नो व्हाट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट। सो एग्जैक्टली क्या करना है, क्या लेवल तक करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप होना है, ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए। बिकॉज
समटाइम इट माइट हैपन्स कि आप कोई एक सॉफ्टवेयर पे कुछ फंक्शन ऐड कर रहे हो, अब आपके पास उसमें बहुत कुछ ऐड करने के लिए स्कोप है, लेकिन आपको वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी देखना है कि आपके पास टाइम कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, और वो रिसोर्सेज और वो टाइम आप कितने टाइम तक यूज़ करेंगे, तो आपका बजट कितना हो रहा है और क्लाइंट साइड से प्रोवाइडेड बजट क्या है। तो ये सब कुछ आपको लिमिट में रख के आपको प्रोवाइड करना है बेस्ट वे में सर्टेन चीज़ें। सो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन यही रहता है कि आपको सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको डेवलप करो और उसके ऊपर एक लिमिट रख दो कि हाँ यहाँ तक अगर डेवलपमेंट हो गया तो उसको हम लोग स्टॉप करके नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे। ओके, देन सेम वे बहुत बार ये होता है कि जब अगर हम लोग एक टीम में काम कर रहे हैं, सो टीम में किसी के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर डिवाइडेड नहीं रहता है। सो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आता है तो सम और दी अदर पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग समवन एल्स। और मोस्ट ऑफ टाइम इसमें क्या होता है कि जब कभी अगर कोई प्रॉब्लम आता है, बग आता है, तो एवरीवन लुक्स एट डेवलपर एंड दे ब्लेम डेवलपर ओनली फॉर दोज बग्स और एरर्स। सो दैट शुड नॉट हैपन। Everyone just blame any one person because of those bugs or some mistake. Now ये जो bug या mistakes है that might happen because of a wrong requirement or wrong design which is provided from back end side. So ये भी problem हो सकता है, या it might possible कि previously जो developer थे जो अभी वो company में वो position पे exist नहीं करते और उसके जगह पे कोई new developer आया। अब प्रीवियस डेवलपर के मिस्टेक्स जो है इट माइट सो न्यू डेवलपर माइट सफर बिकॉज ऑफ द प्रीवियस डेवलपमेंट जो प्रॉपर वे में नहीं किया गया था। सो अगेन एक प्रॉपर टीम होना चाहिए, हर एक के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए एंड एवरीवन शुड हेल्प ईच अदर। सो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी हैव लिमिटेड डेवलपर्स और वही डेवलपर्स जो है उन्हीं के ऊपर सारा ब्लेम होगा या उन्हीं के ऊपर सारा बर्डन होगा। सो सबसे पहले तो हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवाइड करना है। आफ्टर दैट डिवीजन कौन से मॉड्यूल में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, बेस्ड ऑन दैट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आपको वो जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे उस पर आपको अपॉइंट करना है कि कौन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर को रखेंगे और कौन से सिंपल टास्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉगिन या साइनअप बनाना है तो वो बहुत सिंपल टास्क है, तो वो टाइम पे हम लोग फ्रेशर्स को वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि अगर रिजल्ट जनरेशन सिस्टम अगर बनाना है तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया, बिकॉज एक डिवीजन में 60 स्टूडेंट्स है, उसमें से सपोज देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो सारे सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, तो वो टाइम पे तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा। बट देयर माइट पॉसिबल कि SY में सेम 4 में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको सेम 1 में प्रैक्टिकल में KT है, सेम 2 में कोई एक थियरी सब्जेक्ट में KT है, सेम 3 में वापस कोई एक सब्जेक्ट में KT है, एंड देन नाउ इज प्रमोटेड टू सेम 4। तो वो टाइम पे हम लोग कौन से वे में ये सब कुछ पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो एज यू कैन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। I'll give you 2 minutes break, then हम लोग अगेन कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो विल अगेन कंटिन्यू। सो मेन ये पॉइंट आ गया कि जहाँ पे हम लोग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबके प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, राइट, जिसमें हर किसी का क्या ड्यूटी रहेगा वो बताना है, और अगर कोई एक टास्क प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर सारे ब्लेम नहीं डालना, हम लोग उसको हेल्प करेंगे बाय प्रोवाइडिंग सम एक्सपर्ट गाइडेंस, या फिर हम लोग कोई अलग से और लोगों को वहाँ पे ऐड कर देंगे। स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये डायग्राम जो पढ़ा, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन रिक्वायरमेंट आर नॉट प्रॉपर्ली गैदर्ड। और उसका मेन रीज़न क्या है कि आप जो कस्टमर के पास से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो वो कस्टमर जो है वो इनफ टेक्निकल नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग समझ से देखो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, देन डिज़ाइंस प्रॉपर नहीं बने, बहुत कॉम्प्लेक्स बने तो जिससे यूज़र्स यूज़ नहीं कर पाए, कोडिंग में प्रॉब्लम आया, बराबर है, देन टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुआ, और लास्ट में आफ्टर सेल सर्विस मेंटेनेंस होता है, मतलब जब यूज़ कर रहे हैं वो टाइम पे सॉफ्टवेयर स्लो हो गया, हैंग हो गया, चलना बंद हो गया, फेलियर्स आए, क्लाइंट वो प्रोवाइड करेंगे, उनको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रहा है, वो सारे पॉइंट्स रहेंगे। सो फर्स्ट अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करें, एज यू कैन रीड हियर, मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे
कि जब अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखो कि जब रिक्वायरमेंट डिमांड किया जा रहा है क्लाइंट के पास से, तो क्लाइंट टेक्निकल नहीं है, उसको एग्जैक्टली पता नहीं है, उसने या तो अपने कॉम्पिटिटर किसी के पास देखा या किसी ने उसको बोला है कि हाँ सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करेंगे अपने सिस्टम के लिए तो आपका बिजनेस जो है वो और बेटर बनेगा। या फिर आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हाँ एवरीवन इज़ यूजिंग सॉफ्टवेयर, सो दे आर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर द सेम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई नीड टू नो व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स बिफोर आई स्टार्ट टू डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर। अब ये टेक्निकल पर्सन उनके पास रिक्वायरमेंट गैदर करना है। अब वो सेम आप बोल रहा है कि ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश, आपके मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको एग्जैक्टली क्या पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब आई एम ट्राइंग टू मेक यू डिज़ाइन माई सॉफ्टवेयर, बराबर है, मतलब वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या चाहिए वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। नाउ आई मीन व्हाट आर यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश विद द सॉफ्टवेयर, आई वॉन्ट टू नो वॉट आई कैन अकम्प्लिश अंटिल यू टेल मी वॉट द सॉफ्टवेयर कैन डू। सो अब एग्जैक्टली वो आपसे पूछ रहा है, आप उससे पूछ रहे हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है कहीं पे, या फिर क्लाइंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट कि ओके मैं क्या चीज़ बताऊँ, मुझे एग्जैक्टली क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे पहले तो उसको पता ही नहीं है, अगर उसको सॉफ्टवेयर चाहिए वो पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या पर्पज़ के लिए कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए वो नहीं पता। सो यहाँ पे ये वही हम लोग गैदर करने का ट्राई कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो ये टाइम पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, टू मेक दिस थिंग्स सिंपल, हम लोग यहाँ पे मेनली ट्राई करते हैं कि गूगल फॉर्म जो है स्टैंडर्ड वे में हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करें। तो स्टैंडर्ड वे में रिक्वायरमेंट गैदर करने का मतलब क्या है, ISO सर्टिफिकेशन जो है वो आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, रेडी टेम्पलेट्स होते हैं। अब ये टेम्पलेट्स में सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको डमी क्वेश्चंस दिए रहेंगे। सपोज कि अगर मैं कॉलेज के लिए अगर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बना रहा हूँ तो कैसे सैम्पल क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, सपोज अगर आप स्टैंडर्ड वे में अगर रिक्वायरमेंट ले रहे हो तो आपको होटल में या कहीं पे फीडबैक फॉर्म कैसे मिलता है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे सेट ऑफ चेक बॉक्सेस दिए, आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके हिसाब से आपको सर्विस कैसा लगा, आपको कुछ सजेशन देने तो वो भी रेडी सजेशंस वहाँ पे दिए रहेंगे। उसको छोड़ के अगर आपको यूनिकली कुछ बोलना है तो नीचे एक दो लाइन दिए रहेंगे ब्लैंक, जिसमें आप अपना कुछ अपने कस्टमाइज कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। तो एग्जैक्टली सेम वे अगर हम लोग वो टाइम पे रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, जैसे मैंने ये जो कस्टमर के पास गए हम लोग तो उसको एक डमी वेबसाइट बताएंगे कि ओके कॉलेज के सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे कि ओके आपको साइन अप चाहिए, तो उसके नीचे मैं गूगल फॉर्म पे मैंने क्वेश्चन दिया है फॉर वेदर यू वांट अ साइन अप, और उसके नीचे फिर मैंने सेट ऑफ चेक बॉक्सेस दिए हैं कि राइट यू वांट दिस साइन अप विद द हेल्प ऑफ फेसबुक या डायरेक्टली जीमेल से जो रिक्वायर्ड है, इंस्टा से रिक्वायर्ड है, या फिर एक मैनुअल साइन अप रिक्वायर्ड है जहाँ पे यूज़र पूरे सारे डिटेल्स ऐड करेगा। सो ये वे में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड वे में आपने यूज़र के पास से इनपुट्स लिए हुए हैं, जहाँ पे आपने उसको क्वेश्चन दिया, नीचे आपने उसको चॉइसेस दिए हैं जिसमें से यूज़र इजीली चॉइसेस सिलेक्ट करेगा, तो उसको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट दे रहा है और उसके बेस के ऊपर उसको फाइनल सॉफ्टवेयर कैसा मिलेगा। और आपके पास भी एक स्टैंडर्ड वे में रिक्वायरमेंट रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, सो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक सॉफ्टवेयर बनने के बाद में क्लाइंट कैन नॉट डिनाई कि ओके मेरे रिक्वायरमेंट मैंने ऐसे नहीं दिए थे, बिकॉज आपने स्टैंडर्ड वे में रिटर्न फॉर्म में आपने यूज़र के पास से रिक्वायरमेंट लिए। सो वंस द सॉफ्टवेयर इज डेवलप क्लाइंट कैन नॉट डिनाई कि नहीं ये मेरे रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है, मैंने बोला कुछ और था आपने बनाया कुछ और है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आपके पास प्रूफ है कि आपने एक गूगल फॉर्म भरा है जिसमें हम लोगों ने आपसे पूछा था आपको साइन अप कैसा चाहिए, लॉगिन कैसा चाहिए, यूज़र प्रोफाइल अगर बन रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस आपको रिक्वायर्ड है, जैसे उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा, लाइक उसका नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसका फ़ोटो आएगा, उसका क्वालिफिकेशन आ सकता है, आपको चैटिंग ऑप्शन रिक्वायर्ड है तो चैटिंग ऑप्शन के ऊपर आपको यूज़र के साथ सिर्फ टेक्स्ट मैसेज प्रोवाइड करने हैं, फ़ोटोज़ सेंड रिसीव करने हैं, फाइल्स, PPTs, PDF सेंड रिसीव करने हैं, ये सारे हम लोगों ने चेक बॉक्सेस दिए रहेंगे जो यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करेगा। और उसके उस बाद में हम लोग एट दी एंड उसने जो रिक्वायरमेंट दी है उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा और उसका बजट कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करके उसको बताएंगे। सो आप देखो कि अगर ऐसा सिंपल हम लोगों ने सेट ऑफ क्वेश्चंस का अगर गूगल फॉर्म बनाया रहेगा तो उसमें कौन से फंक्शंस डेवलप करने के लिए हम लोगों को कितना एफर्ट्स हम लोगों की साइड से डालने पड़ेंगे,
और उसका कितना एस्टिमेशन होगा, ये कैलकुलेट करना भी हम लोगों के लिए ईजी होगा। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्लाइंट ने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट दिए थे, उसके हिसाब से सपोज हम लोगों ने उसको बोला कि आपका बजट 5 लाख होगा, और उसके बाद में क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ा दिए तो उसके हिसाब से उसका बजट बढ़ रहा है, तो क्लाइंट फील लाइक्स कि आपको हाँ, आपने स्टार्टिंग में जो बजट बोला था उससे आपका अभी फाइनल प्रोजेक्ट एंड जब आ रहा है तब आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फ्यूचर में नहीं होंगे। सो ये उसका बेनिफिट होता है। देन डिज़ाइंस की अगर बात करें, सो यहाँ पे बेसिक एग्जांपल के लिए हम लोगों ने डिज़ाइंस जो अभी देखे हैं वो GUI की बात कर रहे हैं, लेकिन मेनली जब अगर हम लोग डिज़ाइंस की बात करेंगे तो SC सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में आप जो प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे वो डिज़ाइंस आते हैं। वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट टेक्निकल डिज़ाइंस। GUI वो उसका एक पार्ट होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, एक्सेप्ट कि हम लोग कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस बना रहे जिसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल गेम्स, तो गेम्स में आपने जो एनिमेशंस या डिज़ाइंस डाले दैट प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज उसका एनिमेशन या लुक एंड फील जितना बेटर रहेगा उतने ज़्यादा क्लाइंट्स या यूज़र्स उससे इन्वॉल्व या ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, तो ज़्यादा लोग उसके साथ अटैच होंगे। लेकिन आपका गेम का डिज़ाइन ही अगर बहुत ज़्यादा बोरिंग है तो लोग उसको खेलेंगे ही नहीं। बैकएंड में आपने कितना भी अच्छा कोडिंग किया रहेगा, क्लाइंट डजंट यूजर्स जो है दे डोंट केयर कि आपका कोडिंग कितना बेटर है। व्हाट दे केयर कि आपने जो उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है वो कितना लुक एंड फील वाइज, एनिमेशन वाइज उसके इफेक्ट्स जो है वो कितने अच्छे हैं, उसके हिसाब से वो लोग वो गेम जो है वो खेलेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टिपिकल एप्पल प्रोडक्ट या गूगल प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, सो बैकएंड में उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग किया है, लेकिन यूज़र्स के लिए ये यूज़ करने के लिए देखो कितना सिंपल है। आई मीन गूगल जो है वो अगर चाहता तो वो अलग अलग सर्च बॉक्स दे सकता था, वन फॉर सर्चिंग न्यूज़, वन फॉर फोटो वीडियोज़, या फॉर सर्चिंग सम अदर फाइल्स और समथिंग। लेकिन उसने क्या किया है, सबके लिए एक ही सर्च बॉक्स दिया और नीचे आपको टैब दिए, तो उसके हिसाब से अलग अलग एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होते हैं। व्हेन यू आर ट्राइंग टू, आपने कुछ एक क्वेरी एंटर किया और उसके लिए आप फोटो सर्च करते हो, वीडियो सर्च करते हो, न्यूज़ सर्च करते हो, शॉपिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है वो सर्च करते हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग बैकएंड में बहुत बड़े एल्गोरिदम्स वर्क कर रहे हैं जो आपको कितना क्विकली एक रिजल्ट फेच आउट करके प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। लेकिन यूज़र के लिए वो इतना सिंपल है कि एक छोटा सा बच्चा या एक एजेड पर्सन भी इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकता है। एंड उसके सामने जब फ्रेशर्स अगर कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो कभी कभी वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लाइक दिस। सो क्या होता है, यूज़र के लिए बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली नहीं है, दे फाइंड इट सो डिफ़िकल्ट, और एट दी एंड ऐसा होता है कि वो इतना डिफ़िकल्ट चीज़ देख के वो यूज़ ही करने नहीं आते। सो सबसे पहले तो आपको डिज़ाइंस जो है वो सिंपल रखना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यूजर्स कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके जो लेआउट्स, उसके जो डिज़ाइंस है वही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है इन योर एडवांस सॉफ्टवेयर एज वेल। आपको उसका लेगेसी फॉलो करना है, सो दैट यूजर्स जब आपका एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो भी उनको ऐसा ना लगे कि वो एकदम ही कोई नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं विंडोज़ XP यूज़ कर रहा हूँ तो आप मुझे विंडोज़ 10 दो विद एडवांस फीचर्स एंड फंक्शनलिटी, लेकिन आप मुझे अगर विंडोज़ XP यूज़ करने वाले यूज़र्स को आप डायरेक्टली अगर मैक प्रोवाइड कर देंगे तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, जहाँ पे उसको हर एक चीज़ स्क्रैच से सीखना पड़ेगा। एंड यूजर्स हेट दैट थिंग, वो ट्रेन ही नहीं करेंगे खुद को, क्योंकि उनका जो काम 10 मिनट में हो रहा था विंडोज़ XP पे, नाउ मैक भले आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसके ऑप्शन सीख के, समझ के, याद करके, ढूंढ के उनको वो सेम टास्क करने को अभी 30-40 मिनट्स या 1 आवर लग रहा है। सो उनके माइंड में एक इंप्रेशन बन जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा रहेगा लेकिन बहुत फालतू है, यूज़ करने नहीं आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो बेटर टू अवॉइड सच कॉम्प्लिकेशंस, यूजर्स उसको ईजिली एक्सेप्ट कर ले। इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि प्रीवियस सॉफ्टवेयर की जो डिज़ाइंस, लेआउट, शॉर्टकट्स, जो कमांड्स जो वो वहाँ पे जैसे काम कर रहे थे वैसे यहाँ पे बताओ आप। सो उसको हम लोग बोलते हैं लेगेसी फॉलो करना, वो डिज़ाइन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में डेवलपमेंट है। सो अगर आप देखेंगे कि डेवलपमेंट्स के अंदर भी हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं। सो स्टार्टिंग में अगर जैसे मैंने बोला कि आप सबसे पहले ये देखो कि जो मॉड्यूल्स, आपने सबसे पहले तो एक बड़े से सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जिसको हम लोग मॉड्यूल्स बोलते हैं। अब वो मॉड्यूल में कौन से कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है उसके ऊपर आप अलग से एक टीम अपॉइंट करो जो एक्सपीरियंस डेवलपर का होगा, और जो बेसिक मॉड्यूल है जिसमें कोडिंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट नहीं है उसके ऊपर आप फ्रेशर्स को अपॉइंट करो। प्लस उसके साथ में बहुत बार ये भी होता है जब इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रहा है
और जो टाइप जैसे अभी तक हम लोगों ने कॉलेज सॉफ्टवेयर या बैंकिंग सॉफ्टवेयर ही बनाया था, सडनली अभी हम लोगों को गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाने आ गया, तो अब वैसा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने, वैसा कोडिंग पहले हम लोगों ने कभी किया नहीं है, तो क्या होगा, वैसे कोडिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, बिकॉज वो टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप करने का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है कि हम लोग कैसा कोडिंग से स्टार्ट करेंगे, कौन से एरर्स आएंगे तो कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। सो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आपको सिंटेक्स एरर आ रहा है, जैसे आप ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन, डॉट कुछ भूल गए, देन कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, मतलब ये सिंटेक्स आपने सॉल्व कर लिया तो भी अभी वो प्रॉपरली रन नहीं हो पा रहे। देन उसके बाद में ये हो गया, तो जब आपने वो सॉफ्टवेयर जब बनाया तो वो आपने विंडोज़ 8 पे सपोज रन किया था, अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 हो गया, तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर आपका विंडोज़ 8 पे वर्क कर रहा था वो अभी वो 10 पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, और उसके हिसाब से बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो दैट्स अ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ अ टेस्टिंग प्रॉब्लम। सो अगर आप देखेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई वन और दी अदर एरर और अ बग यू विल फाइंड। अब हर एक छोटे से बग या एरर को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर कभी डिलीवर नहीं हो पाएगा, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर ऑफ बग्स या एरर्स आपको मिलते हैं उसको हम लोग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, मतलब अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो हम लोग एरर्स या बग्स को भी वो 4 पार्ट में डिवाइड किया करेंगे कि ओके पहले पार्ट में से ये वाले एरर या बग मिले, सेकेंड में से ये वाले बग मिले, थर्ड में से ये वाले मिले। अब वो सपोज अगर फर्स्ट पार्ट में से सपोज मुझे 10 बग या एरर मिले, उसको हम लोग अभी अभी प्रायोरिटी वाइज लिस्ट आउट करेंगे कि ओके कौन से सबसे इंपॉर्टेंट बग या एरर है जिसको हम लोग सॉल्व किए बिना अगर सॉफ्टवेयर भेजेंगे तो क्लाइंट साइड पे वो फेल हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। तो वैसे जो बग्स या एरर है उसको सबसे पहले सॉल्व करो, और जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या ये सॉफ्टवेयर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे तो उसको हम लोग पोस्टपोन करेंगे, और आगे अगर कभी अगर ज़रूर पड़ेगा तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी बेसिकली गो फॉर अ टेस्टिंग। देन फाइनली मेंटेनेंस आएगा। मेंटेनेंस में हम लोग क्लाइंट साइड पे भेजने के बाद में अगर कुछ बग एरर आते हैं, सॉफ्टवेयर अगर स्लो हो जाता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग अगर उस पर वर्क करने लगे तो उसके ऊपर लोड बढ़ गया, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। दैट्स अ मेंटेनेंस पार्ट। सो ये हो गया। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे वी हैव सम इम्पॉर्टेंट की टर्म्स जो हम लोग समझते हैं अभी वन बाय वन। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम्स और उसके डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ रहेगा, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, ये आपको बेसिक की टर्म्स दिए हुए हैं, एमसीक्यूज के लिए हेल्प करेंगे। आगे हम लोग ये टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट रीड आउट दिस पॉइंट्स। आगे हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली अगर थियरी एग्ज़ाम अगर आता है तो वहाँ पे यू माइट गेट अ क्वेश्चन कि एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, एक एक मार्क के लिए, लाइक व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब अगर एक एक मार्क के लिए अगर आता है सो यू शुड बी एबल टू आंसर इन दिस मैनर। सेम वे यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। सो आपको क्या बोला, अगर चैलेंजेस क्या रहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, सबसे मेन चैलेंज ये है, आप अगर टीवाई में अगर कोई एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे मेन चैलेंज आपको क्या आएगा, ऐसा कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगा जो कोई एक या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहा है। मतलब हर एक कंपनी आज के टाइम पे अपने काम के लिए एक या कोई ना कोई एक या दो सॉफ्टवेयर यूज़ कर ही रहे। अभी आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, मतलब आपको ऑलरेडी वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके फीचर्स आपको कोई एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में बना के देना है विद सम एडेड न्यू फंक्शंस या सम कस्टमाइजेशन जो वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। लाइक आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट के कोई सॉफ्टवेयर्स, आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद अडोबी के कोई सॉफ्टवेयर्स, और आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद गूगल के कोई सॉफ्टवेयर्स। तो आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके अंदर आप अब गूगल जो प्रोवाइड कर रहा है या माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड कर रहा है वो वापस रीडेवलप नहीं करेंगे, हम लोग वही सबको कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो सारे फंक्शंस इजीली यूज़ कर पाए विद सम कस्टमाइजेशन। ये हम लोग का काम होगा। सो आप अभी के टाइम पे आप अगर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते तो पूरा सॉफ्टवेयर स्क्रैच से लेके एंड तक नहीं बनाते,
हम लोग रेडीली अवेलेबल चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, फेसबुक उनके पास से बोरो करते हैं और वो सबको कंबाइन करके एक अट्रैक्टिव एंड कस्टमाइज वे में क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपका डिलीवरी टाइम भी कम हो जाता है और जब आपने ये रेडी फंक्शंस या फीचर्स यूज़ किए ना तो क्लाइंट का भी भरोसा वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बढ़ जाता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि आप जो डेवलप करेंगे, मतलब ये अलग अलग 3-4 प्लेटफॉर्म से चीज़ें जो आपने कंबाइन किया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो वो टाइम पे 60% ऑफ योर कॉस्ट गोज़ फॉर डेवलपमेंट एंड 40% ये सब जगह से जो चीज़ें कंबाइन हम लोग एक अपने कस्टमाइज प्लेटफॉर्म पे लाए वो अलग अलग वे में टेस्ट करने पे प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, वो टेस्टिंग पे जाता है। सो आपका जो टोटल जो आपने कॉस्टिंग अलॉट किया रहेगा उसमें से 60% डेवलपमेंट एंड 40% गोज़ फॉर टेस्टिंग। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है कि व्हाट आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक एंड मेथड। सो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैव टू बी प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड डेवलप। प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड डेवलप का मतलब क्या है, आपको आईएसओ के साइड से अलग से सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है। वो गाइडलाइंस या फिर आपका कंपनी सालों से अगर जैसे टीसीएस है तो सपोज वो सालों से अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उन्होंने अपने बेसिक गाइडलाइन बना के रखे कि अगर हम लोग को अगर बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है तो दिस आर द गाइडलाइंस, दिस आर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर गेम बनाना है तो दिस आर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, यही सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे तभी हम लोग अपने कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड को मैच करने वाला वो गेम या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ओके, और वैसे ही आपको पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे। सो आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ एक्सप्लेन किया वो बहुत क्लियर है आपको। बिफोर वी स्टार्ट विथ दिस टॉपिक विल टेक 5 minutes ब्रेक, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो भी मैंने अभी तक आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन किया है दोज आर ऑल दी बेसिक्स जिसके बेस के ऊपर नाउ वी कैन कंटिन्यू विथ आर मेन टॉपिक, मेन आर सब्जेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंपोज्ड ऑफ 2 words, वन इज सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा, लाइक वी हैव अ प्रोग्राम, बराबर है। प्रोग्राम को क्या हम लोग क्या बोलेंगे, एक एग्जीक्यूटेबल कोड है जो कुछ ना कुछ एक आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, फॉर अ कंप्यूटेशनल पर्पस। नाउ ऐसे कलेक्शन ऑफ बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स जब रहेंगे और उसके साथ में जब आप उसके टेस्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके डिज़ाइंस, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप साथ में कंबाइन करते हो और उसके साथ में सम सपोर्ट लाइब्रेरीज ये कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, जैसे कि अगर हम लोग जावा अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोई ना कोई एक लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट करते हैं। C++ प्रोग्राम अगर हम लोग लिखते हैं तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम, कोनियो, ऐसे हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, दोज आर द लाइब्रेरीज। सो जब कभी आपको कोई प्रोग्राम्स अगर एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके साथ में कोई ना कोई एक लाइब्रेरीज लगेंगे। तो ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम 10, 50, 100, 200 ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स इंटरकनेक्टेड है या कुछ ना कुछ काम के लिए आपने ऐड किए और उसके साथ में आपने उसके डॉक्यूमेंटेशन डाले और लाइब्रेरीज डाले। ये सबको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते रहेगा, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलेंगे। इंजीनियरिंग का मतलब डेवलपिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड्स। मतलब सपोज अगर 10 प्रोग्राम है, वो 10 प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ऐड तो कर दिए, लेकिन वो दोनों सबके बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रॉपर कंसेप्ट ऐड नहीं किए। सपोज ये जो एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम, मतलब ये जो प्रोग्राम लिखा है हम लोगों ने प्रोग्राम कोड, उसमें जो क्लास है उसको मैंने पब्लिक या प्रोटेक्टेड कौन सा टाइप का क्लास या उसके अंदर जो फंक्शंस है उसके ऊपर प्रॉपर एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया है। अब अगर इनहेरिटेंस मैंने अप्लाई किया है तो उसके बाद जो फंक्शंस है वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, सो दैट सिर्फ पेरेंट क्लास के पास से ही चाइल्ड क्लास ही वो फंक्शंस को इनहेरिट कर सके। लेकिन गलती से हम लोगों ने पेरेंट क्लास में जो फंक्शंस है उसको पब्लिक रख दिया। सो इनहेरिटेंस यूज़ करने का मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि अगर वो पब्लिक फंक्शंस है तो चाइल्ड क्लास तो उसको एक्सेस कर ही रहे, बट उसके बाहर के कोई एक्सटर्नल क्लास भी बहुत ईजिली उसको एक्सेस कर पाएंगे, बिकॉज दोज फंक्शंस आर द पब्लिक वन, राइट। सो यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग जो है वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
रिपीटेशन जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। सो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ही इसके लिए यूज़ करते हैं, जिसका मेन बेनिफिट या मेन मोटिव ये है रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। सो एक सेम कोड मल्टीपल टाइम मल्टीपल प्लेसेस पे ना लिखा हुआ हो, मोस्ट ऑफ चीज़ों को हम लोग रीयूज़ करेंगे। देन उसके बाद में जो डेवलपमेंट पैटर्न या मेथड है वो हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बनाएंगे, एक आर्किटेक्चर बनाएंगे जो आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। सो उसके बेस के ऊपर हम लोग चीज़ों को डेवलप करेंगे, जिससे आउटपुट जो आपका फाइनल आउटपुट जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। सो अब सॉफ्टवेयर और ये साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल्स, ये सबको जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दैट इज़ द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट। और IEEE ने उसको एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में डिफ़ाइन किया हुआ है। सो आप उसको याद रख सकते हैं चाहिए तो। देन उसके आगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, अब एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। सबसे पहले तो एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाने आना चाहिए जो आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। सो इन्होंने यहाँ पे अगर आप ये थियरी पढ़ेंगे ना तो बहुत सिंपल वे में आपको बोला है यहाँ पे कि बहुत बार एक बड़े प्रॉब्लम को आप यहाँ पे देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रॉब्लम into smaller parts, but the problem has to be decomposed such that each component of the decomposed problem can be solved independently, and then the solution of the different components can be combined to fulfill the to get the full solution। मतलब डिकम्पोज करने का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाने का मतलब क्या है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ रहा है। अब एक साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ना तो वो ईजीली हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बड़े प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने के बदले आप वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और वो इतने छोटे रखो सो दैट आप वो हर एक छोटे प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे देखो ये इंडिपेंडेंटली आप सॉल्व कर सको, उतने छोटे पार्ट तक उसको डिवाइड करो। और उसके बाद में ये जो छोटे छोटे पार्ट आपने, जैसे बड़े प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम एट वंस, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम डिवाइड दैट प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट एंड नाउ ट्राई टू सॉल्व दो स्मॉल पार्ट विच इज़ वेरी सिंपल। और वही यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड देन स्मॉल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व वन बाय वन। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो उसको एक साथ बनाने के बदले आप सबसे पहले तो उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। उसके बाद में उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम लोग उसमें से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि आप देख लो कि अभी सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या फंक्शंस कौन से जो आपको बनाने पड़ेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या फंक्शंस है सबसे पहले उसी पे वर्क करो, उसी को डेवलप करो। और जो कम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या फंक्शंस है उसको आप बाद में के लिए रख दो। सो क्या हो गया, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपने छोटे पार्ट में डिवाइड किया, अब वो छोटे पार्ट में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपका जो उसमें भी जो कॉम्प्लेक्सिटी था ना वो मिनिमाइज हो गया। और ये छोटे छोटे पार्ट जो आपके बनेंगे लास्ट में उसको कंबाइन कर दो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो, तो आपका एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा जो आपके एक बड़े से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो सबसे पहले बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, एक साथ नहीं बन सकता, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहले उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। वो डिवीजन इतना छोटा उतने तब तक करना है जब तक आप हर एक इंडिविजुअल पार्ट को इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सको। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पार्ट 1 जब तक नहीं बनेगा तब तक पार्ट 2 आप अलग से नहीं बना सकते। हर कोई इंडिविजुअल उसका डेवलपमेंट कर सके, वहाँ तक लेके जाना। एक बार आपका वो डिवीजन हो गया, उसके बाद में फिर आप उसको 1 बाय 1 डेवलप करो और बाद में सारे पार्ट्स आपके डेवलप होने के बाद में सबको साथ में इंटीग्रेट कर दो। सो ये डिवीजन कैसे होता है वो अभी हम लोग समझेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट आई होप यहाँ पे जो भी कुछ हम लोगों ने सीखा वो बहुत क्लियर है आपको। सो जो भी मैंने कुछ बोला वो सेम यहाँ पे पूरा थियरी दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो आपका सब्जेक्ट चालू कहाँ से हुआ, नोट्स कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से आपके नोट्स चालू होता है। ये आपको सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और यहाँ से आपका मेन थियरी टॉपिक चालू होता है। इसके पहले के जो भी पेजेस हम लोगों ने पढ़े वो सारे आपको सब्जेक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज़फुल होगा, कैसे यूज़फुल होगा वो समझाने के लिए, बेसिक ऑफ दिस सब्जेक्ट।
ठीक है, सो आप आगे से जब पढ़ेंगे सो यहाँ से आपको पढ़ना चालू करना है। सो एक्सप्लेन द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या है नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सबसे पहले तो आप वी कैन ईजीली बिल्ड लार्ज सॉफ्टवेयर्स। कैसे बना सकते हैं? क्योंकि हम लोग लार्ज सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बना सकते हैं। स्केलेबिलिटी आ सकता है, मतलब छोटे सॉफ्टवेयर के अंदर या जो भी आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको आप रिक्रिएट कर सकते हो, बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हो बाय एडिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडिंग लेटेस्ट फंक्शंस या फीचर्स। फॉर एग्जांपल आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में क्लाउड कंप्यूटिंग डाल सकते हैं, आप उसी को मोबाइल कॉम्पेटिबल बना सकते हैं। देन उसी के अंदर आप फेस रिकग्निशन, चैटिंग फैसिलिटी और बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट। देन कॉस्ट, बहुत बार क्या होता है बहुत ज़्यादा ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाता है हम लोगों का। तो अभी आज के टाइम पे, और वो मेनली हार्डवेयर के ऊपर होता है और डेवलपमेंट के ऊपर होता है। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, या आपको कोई क्लाइंट को अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है तो हर एक फंक्शन आपको स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर्टन चीज़ें आप खुद से बनाएंगे और सर्टन चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप रीयूज़ करेंगे। सो इससे आप कॉस्ट को मिनिमाइज रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सर्वर्स है तो हम लोग वो सर्वर्स को सर्वर हैंडलिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज कर सकते हैं बाय पुटिंग मोस्ट ऑफ आवर डेटा ऑन क्लाउड। तो या तो हम लोग पूरा ही क्लाउड पे शिफ्ट कर देंगे जिससे सर्वर की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर क्लाउड पे हम लोग मोस्ट ऑफ अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस रखेंगे और छोटे मोटे पर्पस के लिए एक सर्वर रख सकते हैं। सो ऐसे अलग अलग वेज में हम लोग अपना कॉस्टिंग जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। देन डायनेमिक नेचर होगा हम लोग के, जो भी हम लोग डेवलपमेंट्स कर रहे हैं उसके आज के टाइम के हिसाब से। सो एनहांसमेंट हमेशा होते रहेंगे उसमें, एग्जिस्टिंग जो फंक्शंस या फीचर्स उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे जैसे होंगे वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर में भी वो डायनेमिक फीचर्स हम लोग को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। एंड क्वालिटी मैनेजमेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब मिनिमम फेलियर्स आए, यूज़र फ्रेंडली हो, मोस्ट ऑफ जो फंक्शंस हम लोग को काम के हैं वो बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करे जब कभी अगर हम लोग डिमांड करें। सो याद रखो क्वालिटी जो है वो इट्सेल्फ अ वेरी ह्यूज टॉपिक, अलग से हम लोग का चैप्टर है। ये जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो हर एक के बारे में अलग अलग चैप्टर्स आपको मिलेंगे, और क्वालिटी का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़िलहाल के लिए अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई फंक्शंस जो है वो इसके बहुत अच्छे लगेंगे फॉर जस्ट टीचिंग डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई स्कूल स्टूडेंट्स को अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करके सिखा रहा है एंड ही फाइंड कि गूगल मीट इज़ बेटर फॉर टीचिंग स्कूल स्टूडेंट्स, सो वो क्या बोलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू गूगल मीट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल स्टूडेंट्स। देन सेम वे अगर कोई इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है सो ही माइट फाइंड माइक्रोसॉफ्ट MS टीम बेटर कंपेयर टू गूगल मीट या वाइस वर्सा। सो क्वालिटी का डेफिनेशन हर किसी का अपना अलग होता है, अपना यूनिक होता है फॉर दिस स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, बिकॉज हर कोई उसको कौन से वे में यूज़ करता है उसके हिसाब से दे डिफाइन क्वालिटी फॉर देमसेल्व्स। सो यहाँ पे क्वालिटी मैनेज करने का मतलब है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का इन जनरल क्वालिटी मेंटेन करो, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का तो आपके पास लिमिटेड कस्टमर्स ही है, उनसे ही हम लोग पूछेंगे, उनसे ही फीडबैक लेंगे। सो इन शॉर्ट फेलियर्स रेयरली कभी तो आना चाहिए, और फेलियर्स आने के बाद में रिकवरी प्रोसेस जो है वो आपका फास्टर होना चाहिए। सो बहुत कॉमन टर्म में ऐसे हम लोग क्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब छोटे मोटे बग्स एरर्स जो आते हैं, रिमेंबर ये मेंटेनेबिलिटी मतलब आफ्टर डिलीवरी सर्विस, मतलब सॉफ्टवेयर क्लाइंट साइड पे पहुंच गया है बना के, उसके बाद में क्लाइंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं और वो टाइम पे आपको वो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है। तो अगर उसका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, या फिर उसके ऊपर सपोज़ कोई बग्स या एरर आ गया उस पर, वो सॉल्व करना है।
नया टेक्नोलॉजी कुछ आया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस या फीचर्स उसमें ऐड करने हैं, कोई काम के नहीं है वो आपको हटाने हैं, ये सारे फीचर्स या फंक्शंस जो है वो मेंटेनेबिलिटी में आते हैं। डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, मतलब अभी सपोज़ कि कोई एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया तो अब इट माइट पॉसिबल कि वो डिपेंड करता है, सपोज़ सपोज़ कि बहुत सारे यूज़र्स जो है वो मोबाइल से अपडेट कर रहे हैं, सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन सम इनपुट्स प्रोवाइडेड फ्रॉम मोबाइल साइड, इट डिपेंड्स ऑन सम इनपुट्स विच इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द क्लाउड साइड, है ना। सो डिपेंडेबिलिटी माइट चेंज। सो यहाँ पे ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि डिपेंडेबिलिटी जो है सॉफ्टवेयर का वो हमेशा कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। आप उसको कितने अलग अलग वे से यूज़ करने दे रहे हो उसके हिसाब से डिपेंडेबिलिटी चेंज होगा। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बैंक है तो मोबाइल बैंकिंग आता है, ऑनलाइन बैंकिंग आता है। ऑनलाइन बैंकिंग मतलब वेबसाइट की बात कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग मतलब ऑफकोर्स मोबाइल से हम लोग करेंगे। देन एटीएम मशीन्स आएंगे, वहाँ से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, आप गूगल पे से कनेक्ट करके वहाँ से कर सकते हो। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हो गए। तो अब क्या हो गया, डिपेंडेबिलिटी आ गया। मतलब अगर मैं मोबाइल बैंकिंग कर रहा हूँ और वो सेम टाइम पे अगर मैंने गूगल पे से किसी को पेमेंट किए तो मेरे मोबाइल बैंकिंग में भी वो सेम चीज़ें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और ये अलग अलग जो भी ऑप्शन से हम लोग बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहाँ पे हर एक जगह पे सिक्योरिटी इज़ मस्ट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए जब मैं मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा सिक्योरिटी हाई है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम गूगल पे से जब अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जिससे जैसे आप देखो कि पेटीएम का प्रॉब्लम हुआ था कि पेटीएम से पैसा चोरी हो गया, तो वैसा अगर प्रॉब्लम हुआ देन इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट। सो सिक्योरिटी भी मेंटेन करना है अलग अलग साइड से जब आप ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हो उसके साथ में। एफिशिएंसी बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इनपुट देने के बाद में कितने टाइम में वो आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। सो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब प्रोसेसिंग कितना फास्ट है उसका। और जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि हाँ अगर मेरे मोबाइल में 4 GB 6 GB 8 GB रैम है तो उसके हिसाब से उसका प्रोसेसिंग बढ़ जाता है। मेमोरी यूटिलाइजेशन अगर मैंने ज़्यादा किया उसको तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो मिनिमम मेमोरी यूटिलाइज करके जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम में आपको बेस्ट रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें। अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो अगर रिस्पॉन्स टाइम अगर कोई एक सॉफ्टवेयर का लेस देन 2 सेकेंड्स है, अगर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया लेस देन 2 सेकेंड्स में अगर वो मुझे लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है तो वो बेस्ट है, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है। अब 2 to 6 seconds if it takes to allow login to any यूज़र नेम पासवर्ड क्लिक करने के बाद में, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में प्रोफाइल हैंड ओवर करने के लिए अगर 2 to 6 seconds का टाइम लगता है तो इट इज़ एक्स पर द एक्सपेक्टेशन। और 6 to 9 seconds लगता है मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ग्रेटर देन 9 seconds अगर लगता है मतलब वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, उस पर आपको चेंजेस करना ही पड़ेगा। और यही सेम चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी में भी आता है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो लेगेसी आपको फॉलो करना है, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाना है, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए जिससे यूज़र्स उसको इजीली हैंडल कर पाए, सिक्योरिटी और डिपेंडेबिलिटी अगर वो उस पर भरोसा करता है तो वो टाइम पे। सो ये सब एक्सेप्टेबिलिटी में आएंगे। सो दिस आर द मेन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। अब याद रखो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे और उसके हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स है तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल, मेंटेनेंस। ऑपरेशनल में आपको क्या बोला है, ऑपरेशनल में कौन से ऑपरेशंस आप फॉलो कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर के लिए, उसके रिस्पेक्ट में बजट मेंटेन करना है। जो फंक्शंस हम लोग ऐड कर रहे हैं वो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका राइवल या कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन आपको भी काम का है। सो अननेसेसरी फंक्शंस जो है उसको हटा दो, सिर्फ काम के बहुत यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो काम की चीज़ें है उसी को रखो, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, मतलब रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा, फेलियर्स कम आएंगे, फ्यूचर में आपका सॉफ्टवेयर जो है वो हमेशा लाइट रहेगा, हैवी नहीं होगा ज़्यादा। करेक्टनेस का मतलब क्या होगा, सपोज़ कि अगर मैं एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ तो अगर मुझे 5000 विड्रॉ करने, एटीएम के पास 4900 है, सो इट शुड नॉट हैपन कि वो मुझे 4900 दे के बोलेगा कि हाँ 5000 का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अगर उसके पास 5000 है तो ही वो देगा मुझे
या वो ना बोल देगा, डिक्लाइन कर देगा ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे बोलेगा कि भाई 4900 है, इतना ले ले, 5000 नहीं है आज, है ना, करेक्टनेस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर एग्जांपल ले अगर हम लोग, तो ऐसा होगा कि अगर मैंने बोला है कि कोई एक यूज़र वो एलिजिबल है जॉब के लिए अगर उसका एज 21 ईयर्स से ज़्यादा है तो ही, अगर 21 ईयर्स से कम है देन इज़ नॉट एलिजिबल। तो वो टाइम पे करेक्टनेस हम लोग कैसे चेक करेंगे, अगर कल मेरा बर्थडे है और आज रात को 12 बजे के पहले अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो अभी भी मैं 21 ईयर्स का नहीं हुआ हूँ सपोज, सो वो टाइम पे इट शुड नॉट अलाउ। और 12 बजे के बाद अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ देन आई एम एलिजिबल, देन इट शुड एक्सेप्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं सपोज आप देखो कि अगर हम लोग फ़्लाइट बुकिंग करते हैं, सो बहुत बार ये होता है कि मैं अगर 90 डेज 60 डेज़ के टाइम पीरियड में अगर फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ देन फ़्लाइट चार्जेस थोड़े कम रहेंगे, और जितना टाइम पास में रहेगा फ़्लाइट का उतने मेरे चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। तो सपोज़ अगर आज फ़्लाइट चार्जेस 2000 रुपीज़ है, कल मतलब आज रात 12 बजे के बाद में कल से चार्जेस जो है वो 3000 होने वाले हैं। और आज रात को अगर मैं 11:59 पे 12 बजे के 1-2 मिनट पहले अगर मैं फ़्लाइट्स बुक कर रहा हूँ और बुकिंग कंप्लीट होते होते अगर 12 हो गया या 12:01 हो गया, 12:05 हो गया, देन व्हाट शुड इट चार्ज, 2000 और 3000। सो वो टाइम पे वो करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए। दिस ऑल कम्स अंडर करेक्टनेस। फंक्शंस काम के रखो, काम के नहीं है वो हटा दो, और जो काम के है वो ढंग से चलने चाहिए। डिपेंडेबिलिटी ऑलरेडी हम लोगों ने समझा, सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत सिंपल है। देन ट्रांजिशनल, पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, कहीं पे भी हम लोग लेके यूज़ कर पाए वो होना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी होना चाहिए, अगर मैं मोबाइल से कुछ अपडेट कर रहा हूँ तो वो वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। रीयूजेबिलिटी, अगेन जो स्टैंडर्ड चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल है, गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या और किसी के भी पास से, गूगल मैप्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके पास से वो चीज़ें यूज़ करो। आपने कोई पहले प्रोजेक्ट बनाया है उसकी चीज़ें रीयूज़ करो, और उसके बाद में कुछ बनता है वो डेवलप करो। एंड ऑफ कोर्स अडेप्टिंग टू न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज। मेंटेनेंस, सो सबसे पहले तो मॉड्यूल वाइज आपको अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेंटेनेंस भी मॉड्यूल वाइज ही होगा। एरर भी आएंगे तो वो भी हम लोग मॉड्यूल वाइज लेबल करेंगे, अपडेशंस भी होंगे तो मॉड्यूल वाइज ही करेंगे हम लोग, बजट भी अगर प्रोवाइड करेंगे मॉड्यूल वाइज करेंगे, डेवलपमेंट भी होगा वो भी सब, तो हर एक जगह पे मॉड्यूल्स ही यूज़ होता है। तो मॉड्यूल वाइज ही जब आप डेवलपमेंट करते हो, टेस्ट करते हो, मेंटेनेंस करते हो, तो वो टाइम पे मेंटेनेंस भी सिंपल हो जाता है कि ओके स्टूडेंट मॉड्यूल है, ये है, ये है, ये पार्ट है। और उसके साथ में आपको अगर उसमें कुछ ऐड, अपडेट, डिलीट भी करना है तो वो आपको वो एक मॉड्यूल में ही करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और अपडेशंस भी करना है तो भी सिंपल हो जाता है। सो दैट्स वाई मॉड्यूलरिटी इज़ मस्ट, जिसके बेस के ऊपर बाकी के 3 प्रिंसिपल डिपेंड करता है। सो दैट्स योर क्वेश्चन, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। देन डिफरेंट एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, तो स्टैंडर्ड लोन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो सिर्फ कंप्यूटर पे या पीसी पे चलेगा। इंटरैक्टिव ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक एप्लीकेशन दैट एग्जीक्यूट्स इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस लाइक ई कॉमर्स साइट्स बनाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। एम्बेडेड टाइप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइक एटीएम मशीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। बैच प्रोसेसिंग पहले यूज़ होता था, अभी नहीं होता है ज़्यादा। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बराबर है, ये आपने देखा ही है। देन सिस्टम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, लाइक आपने अगर हम लोग देखेंगे कि कभी अगर फ्लाइट्स बुक होते हैं, सो पायलट्स का जो ट्रेनिंग होता है वो टाइम पे उनके लिए भी अलग से एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है कि अगर आप रियल कोई फ़्लाइट में हो तो वो टाइम पे वो फ्लाइट का एनवायरनमेंट कैसे रहेगा, कोई अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तो आप कैसे हैंडल करेंगे, एयर में अगर आप है और कहीं पे अगर आपको रूट मॉडिफाई करना है, अगर वेदर में कहीं चेंजेस होते हैं तो कैसे होंगे। तो वो टाइम पे आप रियल कंडीशंस के साथ में सॉफ्टवेयर कंडीशंस मैच करके आप जो ट्रेनर्स है उनको आप बता सकते हैं, सो वो सिमुलेशन होगा। या फिर एक्चुअल कार को भी हम लोग सिमुलेट कर सकते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर में हम लोग उसका परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं।
आपने वो डिस्कवरी में या वहाँ पे भी देखा रहेगा बहुत बार, जो मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं तो कोई एक स्टैचू जैसा रहेगा, उसके ऊपर वो अपने पावर्स ट्राई करता है, और वही अगर रियल में अगर होगा तो कितना प्रेशर हो सकता है वो मेजर करता है। या फिर अगर एयर बैग अगर ओपन करना है, कोई कार में आप एयर बैग प्रोवाइड कर रहे हो, तो कार पे कितना बड़ा शॉक अगर लगेगा या कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा उसके साथ, वो कोई ऑब्जेक्ट से कितना ज़ोर से टकराएगा तब जाके एयर बैग ओपन होगा, ये भी हम लोग ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग उसका जो प्रेशर है वो कोई ना कोई एक सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर जो रहता है उसके ऊपर चेक करते हैं। देन डेटा कलेक्शन, ये तो बहुत सिंपल है। एंड सिस्टम्स ऑफ सिस्टम, मतलब लाइक वी हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके ऊपर आप दूसरे सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर है आपका माइक्रोसॉफ्ट ओएस और उसके ऊपर आप दूसरे सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो जब तक ये चलेगा नहीं तब तक बाकी के सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे, राइट। सो दैट्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। अब यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ कहाँ गया, हाँ, मॉड्यूलरिटी। सो ये वाला जो टॉपिक है ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। विल टेक 2-3 मिनट्स ब्रेक, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं वापस। ओके गाइज, सो नाउ विल कंटिन्यू। एक लास्ट टॉपिक जो बचा है यहाँ पे, ये वाला जो टॉपिक है हम लोग का ये काफ़ी बड़ा है, ये आज के लेक्चर में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। सो एनी डाउट्स फॉर नाउ, एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? नो सर। ओके, बाकी लोग जाग रहे हैं ना? हेलो? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, सो लेट्स डू कि हम लोग वेट करते हैं, आज मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ अभी, इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू।